वेलकम बैक इन एएससी मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग इस क्लास में प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए दो मेन थ्योरम हैं। एक को कहते हैं हम लोग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और दूसरा है बेस थ्योरम। इन दोनों पर बात करेंगे, दोनों को अच्छे से समझेंगे, दोनों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद जरूरत एक आध एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग और फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके एक्सरसाइज की बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे 12th के सिलेबस के लिए और ये दोनों थ्योरम में बहुत केयरफुली समझना है, क्योंकि थोड़े से ही पैटर्न से दोनों का अलग अलग मीनिंग हो जाता है, दोनों थ्योरम बदल जाते हैं, एक दूसरे का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। तो इस थ्योरम को पढ़ने के पहले, चाहे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो या बेस थ्योरम हो, तो दोनों को पढ़ने के पहले हमको जानना जरूरी होता है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के बारे में। तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है? कोई भी सैंपल स्पेस ले लीजिए और उस सैंपल स्पेस में जितने भी इवेंट्स हैं सबको अलग अलग आप कर रहे हैं, तो उसके लिए वो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कब कहेंगे? तो जब उसके लिए तीन कंडीशन हो, फुलफिल होना चाहिए। पहला है कि E1, E2, En डॉट 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 En आर सेड टू बी रिप्रेजेंट अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एस इफ पहला है कि EI इंटरसेक्शन ऑफ EJ इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, I नॉट इक्वल टू J होना चाहिए और IJ का वैल्यू 1 2 3 से n तक होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना पार्टीशन करेंगे उन सारे पार्टीशन में से किन्हीं भी दो पार्टीशन, अलग अलग दो पार्टीशन लिए जाएं, दो पार्ट लिए जाएं या दो इवेंट लिए जाएं, तो उनके लिए इंटरसेक्शन हमेशा 5 हो, यानी वो पेयर वाइज डिस्जॉइंट होना चाहिए। जब किसी भी सैंपल स्पेस को अलग अलग करते हैं, डिफरेंट पेयर लेते हैं और किन्हीं दो पेयर के बीच में इंटरसेक्शन हमेशा 5 मिलता है, तब हम उसको कहते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब इंटरसेक्शन 5 अब पेयर वाइज, यानी किसी भी दो को लेकर के एक पेयर बना लीजिए तो पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट 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 यूनियन En, माने सारे पार्ट्स को, जितने भी इवेंट्स हैं सबको अगर मिला दिया जाए तो सबका वैल्यू सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। यानी E1 E2 E3 क्या है? एग्जस्टिव हो गए, सबको मिला देंगे तो कोई ना कोई एक पार्ट होगा, सबको मिला देंगे तो सैंपल स्पेस हो गया, तो एग्जस्टिव हो गए। ये बता रहा है कि पेयर वाइज डिसजॉइंट, ये बता रहा है कि एग्जस्टिव। और PEI ग्रेटर देन 0, यानी हर एक इसमें जितने भी पार्टीशन हम लिए हैं हर एक पार्ट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि E1 E2 E3 डॉट डॉट ये सैंपल स्पेस के पार्टीशंस हो गए, डिफरेंट पार्ट्स हो गए। इसी बात को हम लोग लैंग्वेज में ऐसे फार्मूला में नहीं लिखें तो लैंग्वेज में भी याद कर सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स E1 E2 En ये सब इवेंट्स हैं, तो ये रिप्रेजेंट अ पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस एस इफ दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, पहला के लिए एग्जस्टिव, दूसरा के लिए एंड ये PEI ग्रेटर देन 0, यानी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज के साथ ये है नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। तो ये अगर कंडीशन फुलफिल होता है तीनों, तो हम कहेंगे कि वो पार्टीशंस हैं। अब पार्टीशन से रिलेटेड ही हमको दो टाइप के थ्योरम पढ़ने हैं। एक थ्योरम है कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और एक है बेस थ्योरम। दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं, फिर इसको अपने कॉमन सिंपल लैंग्वेज में समझ लेंगे कि कहाँ यूज करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि बुक आप देखेंगे वहाँ पर प्रूफ दिया गया है, लेकिन हमको प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमसे सीधे उस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे एकेडमिक हो कॉम्पिटिटिव हो, हर एग्ज़ाम में आपको उसका यूज बेसिकली कहें तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स ही है, क्योंकि
जो थ्योरम है वो ऑलरेडी प्रूवन है, उनके लिए हमको नहीं सोचना है। वो हमारे बाबा दादा लोग 1000-2000 साल पहले उसको प्रूफ कर चुके हैं, वो गलत नहीं है। हमको उनको यूज करके, याद करके और उनका एप्लीकेशन नए तरीके से ढूंढना है, एप्लीकेशन सीखना है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन करके मोर यूजफुल रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए थ्योरम को प्रूफ करके टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं रखता है। आपका काम विदाउट प्रूफिंग हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं प्रूफ देखना तो आप बुक से कंसल्ट भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रूफ है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि लेट E1 E2 डॉट डॉट En बी अ पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस एस, यानी एस का ये जो पार्टीशन हम लोग देखो पार्टीशन किया गया E1 E2 E3 डॉट डॉट En के रूप में। एंड suppose that each of the events E1 E2 En has non-zero probability of occurrence। तो ये तो होगा ही, जब पार्टीशन कर रहे हैं तो उसके डिफिनीशन के अनुसार ये होगा ही। तो लेट A be any event associated with S, यानी A कोई कॉमन इवेंट है जो सैंपल स्पेस से रिलेटेड है, पूरे सैंपल स्पेस से रिलेटेड कोई ए इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब जब ए पूरे सैंपल स्पेस से रिलेटेड है, सैंपल स्पेस को हम कई पार्ट में बांट रहे हैं, तो हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ उसका आ सकता है, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इवेंट ए की। तो इसी को निकालने के लिए हम लोग इस थ्योरम का यूज करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हमेशा याद रखिएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज हम कहाँ करते हैं, तो जब कोई कॉमन इवेंट सैंपल स्पेस से रिलेटेड हो, उसके पार्टीशंस गिवन हो और उस कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि सैंपल स्पेस एस से रिलेटेड है। इन दैट केस वी विल यूज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। विदाउट कन्फ्यूजन इसको जान लेना है कि अगर पार्टीशन की बात कही गई है क्वेश्चन में, वहाँ आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिखेगा कि आप थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कीजिए और बेस थ्योरम यूज कीजिए, आपको समझना है। तो आप क्वेश्चन में कैसे समझेंगे, तो क्वेश्चन पढ़िए, देखिए उसमें पार्टीशन की बात अगर आ रही है, पार्टीशन के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की भी बात आ रही है, उसमें पूछा गया होगा अंत में, तो जो पूछा गया है उसको देखिए कि जो अगर वो कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी वह इवेंट जो सैंपल स्पेस से रिलेटेड है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। और अगर ये दिया हुआ है कि कॉमन इवेंट हुआ है, सैंपल स्पेस से रिलेटेड जो इवेंट ए है वो गिवन है कि ये हुआ है, तो ये किस पार्टीशन से रिलेटेड है, यानी किसी खास पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी जाए अंडर ए जो कॉमन इवेंट है एसोसिएटेड विथ एस, तो उस केस में हम लोग सैंपल स्पेस की बात करेंगे। तो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी को देखिए कि कैसे यूज करते हैं। पी ए यानी कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो इक्वल्स टू PE1 इंटू PA/E1, माने फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी E1 की प्रोबेबिलिटी आई इंटू E1 के गिवन कंडीशन में ए की प्रोबेबिलिटी, यानी ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ E1, फिर प्लस PE2 इंटू PA/E2, फिर डॉट 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 जितना पार्टीशन किया है सबका PEN इंटू PA/EN, इस सब को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारा ये PA का वैल्यू मिल जाएगा। और इसी बात को हम लोग सिंबल में लिख सकते हैं कि सिग्मा ऑफ PEI इंटू PA/EI वेयर I इक्वल्स टू 1 to n, 1 से लेकर के n तक जा रहा है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हुआ। और इसका यूज देख लिए कि कॉमन इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी जो सैंपल स्पेस से रिलेटेड है उसको निकालना है तब ये यूज करेंगे। उसके बाद दूसरा आता है बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में भी ये जितना कंडीशन है वही रहेगा कि इफ E1 E2 En आर n नॉन एम्प्टी इवेंट्स which constitute a partition of sample space S, it means E1 E2 dot 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 En are pairwise disjoint and union of E1 E2 En इक्वल्स टू सैंपल स्पेस हो जा रहा है, सब नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी के साथ हैं। एंड
A is any event of non-zero probability, then PEI by A। अब देखिए यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, EI की, यानी किसी पार्टिकुलर पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कॉमन इवेंट ए एसोसिएटेड विथ सैंपल स्पेस, जिसका इसमें निकाले थे। तो वो क्या होगा, तो जिसका निकालना है EI, यहाँ पर E1 E2 E3 जो भी दिया हो, तो PEI इंटू PA बाई EI, यानी जिसका निकालना है, जिस कंडीशन का, जिस पार्ट का निकालना है, उस पार्ट की प्रोबेबिलिटी आई इंटू उसके रेस्पेक्ट में कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और बाई में ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो नीचे लिखते हैं इसको लिखें। अब इसी में E1 E2 जो है, E3 EN तक है, इस सबको हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। एक को हाइपोथेसिस, सबको हाइपोथेसिस। PEI जो है, इस टाइप का जो पैटर्न है उसको हम लोग कहते हैं प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से PEI बाई A जो निकाल रहे हैं बेस थ्योरम में, उसको हम लोग कहते हैं पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी। तो ये टर्म आप याद रखें तो भी ठीक है, नहीं याद रखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा तो आपका नॉलेज अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी याद रखते हैं तो फार्मूला याद रखिए, तो इससे बन जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी में एक बार फार्मूला को और याद कर लीजिए, ध्यान दे दीजिए कि PA कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो सैंपल स्पेस से है उससे रिलेटेड की निकालनी हो, तो वहाँ पर हमको क्या करना है कि सबके अलग अलग पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी और उसके अंडर में कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी दोनों का प्रोडक्ट निकालना है सबको, और ऐड कर देना है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। इसके बाद अगर किसी पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पूछी गई हो जबकि कॉमन इवेंट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में बेस थ्योरम का यूज करेंगे, तो नीचे आपका टोटल प्रोबेबिलिटी ही लिखा जाएगा, लेकिन ऊपर में जिसके लिए पूछा जा रहा है उसकी PEI इंटू PA बाई EI के पैटर्न में लिख करके इसे डिवाइड करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अब इन दोनों रूल से आधारित हम एक एक एग्जाम्पल आज देख लेते हैं आज के वीडियो में, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अब आइए इसके एक्सरसाइज के वो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। दोनों रूल हम लोग देख चुके। इसके बाद इसके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है, क्वेश्चन को हमको नहीं दिया गया है कि टोटल प्रोबेबिलिटी से बनेगा कि बेस से बनेगा। हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले तो दिया हुआ है कि 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल दिए गए हैं अर्न के अंदर। काम किया जा रहा है कि पहले उसमें से एक बॉल को ड्रॉ किया जा रहा है, उसका कलर देख करके फिर उसको उसी में रख दिया जाता है, और उसी कलर का 2 और बॉल उसमें डाल दिया जाता है, और तब उसके बाद फिर दूसरे ट्रायल में एक बॉल निकाला जाता है, और उस बॉल को रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो बॉल रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कहने का मतलब कि पार्टीशन इसमें कौन कौन हुआ। तो पार्टीशन हुआ कि पहले बार में जब जो फर्स्ट काम कर रहे हैं पार्टीशन होगा, तो फर्स्ट में क्या काम कर रहे हैं कि आप अर्न में से जो 5 रेड और 5 ब्लैक हैं उनमें से एक बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं तो या तो रेड हो सकता है, नहीं तो ब्लैक हो सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट E1 इक्वल्स टू इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इन फर्स्ट ट्रायल। फर्स्ट ट्रायल जो आप किए उसमें से मान लीजिए कि रेड बॉल निकलता है। E2 मान लीजिए कि इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इन द फर्स्ट ट्रायल, और E2 मान लिए दूसरा पार्टीशन क्या हो गया कि पहले ट्रायल में हमको ब्लैक बॉल मिला। 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक मिल सकता है, तो दोनों का हम E1 E2 लिख दिए। और कॉमन इवेंट A क्या है, तो सेकेंड ड्रॉइंग बॉल को रेड होना है। तो A इक्वल्स टू इवेंट ऑफ ड्रॉइंग द रेड बॉल इन सेकेंड ट्रायल। सेकेंड ट्रायल में जो हम बॉल निकालेंगे वो रेड होना चाहिए, वो कॉमन है। वो फर्स्ट केस में भी हो सकता है, सेकेंड में भी हो सकता है, तो उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब हम ये E1 E2 और A मान लिए, तो इसके बाद हमको क्या दिया हुआ है PE1, यानी फर्स्ट ट्रायल में रेड बॉल निकालने की। तो 5 रेड और 5 ब्लैक हैं, तो टोटल बॉल हो गए हमारे 10 में 5 रेड हैं, तो PE1 हो गया 5/10
10 यानी कटा देंगे इसको तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 यानी 1/2 हो गया। फिर PE2 ये भी 5 ब्लैक हैं और टोटल 10 है तो ये कट गया 2, यहाँ हो गया 1 तो 1/2 ये भी हो गया। इसके बाद A/E1 अलग अलग पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है और उस कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है हर पार्टीशन के केस में, वो चाहे वहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई करना हो या बेज थ्योरम, ये काम दोनों में करना है सेम। तो अब A/E1 का मतलब क्या हो गया कि सेकेंड ट्रायल में आपको रेड बॉल निकालना है जबकि E1 हुआ है, यानी फर्स्ट ट्रायल में आप रेड बॉल निकाले हैं। तो कंडीशन के अनुसार जब पहले में रेड निकालेंगे तो 2 रेड और उसमें हम डालेंगे, तो 2 रेड डाल दिया पहले से 5 थे तो टोटल हो गए 7 रेड और टोटल बॉल की संख्या हो गई 12। तो हमारा A/E1 कितना हुआ तो 7/12, 7 रेड/12। और उसी तरीके से A/E2 यानी से फर्स्ट ट्रायल में जब आप ब्लैक निकाले हैं, E2 के जगह पर ब्लैक निकाले हैं तो 2 ब्लैक उसमें डाले तो हमारा रेड तो 5 ही बचा और टोटल 12 हो गया तो 5/12 हो गया A/E2 का वैल्यू। अब हमको निकालना है कि सेकेंड ट्रायल में रेड बॉल था इसकी, मैंने कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल, यही समझना है। तो कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि सेकेंड ट्रायल का बॉल रेड था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों से रिलेटेड था। तो PA इक्वल्स टू टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अनुसार क्या हुआ कि PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 वैल्यू सबका निकाले हुए हैं। 1/2 इंटू 7/12, 1/2 इंटू 5/12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/24 प्लस 5/24 हो गया। ऐड करेंगे 7 5 ऐड हो जाएगा 25 है, 12/24 हुआ तो ये कट गया तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा 2, तो ओवरऑल 1/2 आया, यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड बॉल टू बी रेड इक्वल्स टू 1/2। तो इस क्वेश्चन में हमने आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाया, इसी का एक एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। इस थ्योरम पर मात्र 2 ही क्वेश्चन है, इसके बाद वाले क्वेश्चन सब बेज थ्योरम पर हैं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ जाइए, हमारे कहने से मतलब नहीं है कि बेज थ्योरम का है, आप पढ़ करके खुद डिसाइड कीजिए कि वो बेज है कि टोटल प्रोबेबिलिटी, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर बेज ही है। अब सेकंड में कहता है क्वेश्चन इसका बेज थ्योरम पर है कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। दोनों में 8 बॉल हैं, पहले वाले में 4 रेड 4 ब्लैक है, दूसरे वाले में 2 रेड और 6 ब्लैक है। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, दोनों में से कोई एक बैग रैंडमली चूज किया जा रहा है। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, बैग में से एक बॉल निकाला जाता है विच इज फाउंड टू बी रेड, जो रेड है। बैग चूज किए पहले तो पार्टीशन के रूप में हम बैग के सिलेक्शन को लेंगे और उसके बाद सेकंड वर्क क्या कर रहे हैं कि उसमें से हम निकाल रहे हैं बॉल, तो बॉल का ड्राइंग जो होगा वो हमारा सेकंड इवेंट हो गया कॉमन इवेंट, और वो रेड पाया जा रहा है तो रेड दोनों में है। तो अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो ये फर्स्ट बैग से निकाला गया। तो अभी क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो गया कि जब फर्स्ट बैग की बात कर गई तो पहले तो हमको बैग का सिलेक्शन करना था, पार्टीशन हो रहा था हमारा सिलेक्शन ऑफ बैग का इवेंट, और उसमें से पूछा जा रहा है कि रेड है, अब ये दिया गया है कॉमन इवेंट दिया गया है, फर्स्ट में से भी रेड हो सकता है, सेकंड में से भी रेड हो सकता है, रेड का दिया हुआ है कि ये ऑकरेंस हुआ है। आपको निकालना है कि वो जो रेड बॉल ड्रॉ किया गया है कॉमन इवेंट हुआ है वो फर्स्ट बैग से रिलेटेड है, यानी फर्स्ट पार्टीशन के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको बेज थ्योरम अप्लाई करना है, किसी खास पार्टीशन से रिलेटेड अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो बेज थ्योरम। तो हम वही बात लिखेंगे, लेट E1 इक्वल्स टू इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग द फर्स्ट बैग, E2 इक्वल्स टू इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग द सेकंड बैग, एंड A इक्वल्स टू इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बैग रेड बॉल फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग, जो आप बैग सेलेक्ट किए हैं उसमें से रेड बैग बॉल निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी को इवेंट को हम A माने हैं। तो हमको क्या मिलता है, तो E1 और E2 2 बैग है, कोई एक बैग निकालेंगे तो 1/2 ही आएगा, तो PE1 इक्वल्स टू 1/2, PE2 इक्वल्स टू 1/2 हो गया। फिर PA/E1, A/E1 का मतलब कि जब फर्स्ट बैग आप निकाले हैं तो उसमें रेड की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट में 4 रेड और 4 ब्लैक हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल 8 है
और 4 रेड है तो 4/8 यानी कट गया तो ये हो गया आपका 2 और ये तो 1/2 हो गया। उसी तरीके से A/E2 यानी सेकंड जब निकाले हैं बैग तो उसमें रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो सेकंड में 2 रेड है और 6 ब्लैक है, टोटल 8 है तो 2/8 हो गया, यानी ये कट गया तो हमारा यहाँ हो गया 4 और ये हो गया 1 तो 1/4 हो गया। और हमको दिया हुआ है कि निकालना क्या है कि रेड बॉल निकाला गया है यानी गिवन कंडीशन ए है और फर्स्ट बैग से निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है यानी PE1 निकालना है अंडर गिवन कंडीशन ए तो इक्वल टू 1। तो अब बेज थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे, इस टाइप का निकालना है, कॉमन एक PA नहीं निकालना है। तो बेज थ्योरम बाय बेज थ्योरम वी नो दैट अब PE1/A जिसका निकालना है इसका रखेंगे तो क्या रूल में पढ़े थे कि जो यहाँ पर पार्ट है उस पार्ट के रूप में मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करना था, उसी पैटर्न पर है तो PE1 इंटू PA/E1 और उसके बाद नीचे तो टोटल करना है तो 2 पार्ट लिए हैं तो PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। इसी तरीके से कहीं आपको क्वेश्चन में 3 पार्ट मिलेंगे, कहीं 4 पार्ट मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ऐसे कितना भी पार्ट मिले तो यही रूल चलेगा। अब वैल्यू पुट कीजिए तो PE1 का 1/2 इंटू ये भी हो गया आपका 1/2 और बाई के नीचे फिर 1/2 इंटू 1/2 और फिर प्लस 1/2 ये वाला और इंटू A/E2 का वैल्यू 1/4 तो लिख दिए, मल्टीप्लाई किए तो 1/4 नीचे 1/4 और ये 1/8 हो गया। इसको सिंपल किए 1/4 ऊपर का ऊपर आ गया, नीचे वाले को ऐड कर लिए तो 2 + 1/8 हुआ यानी 1/4/3/8 हो गया। इसको उलट करके कटा दिए 1/4 और नीचे वाला उलट जाएगा 8/3 तो 4 2 जा 3 ये 2 हो गया। ओवरऑल क्या बचा 2/3 हुआ यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 2/3 हो गई। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, अगर अच्छे से एक बार और से इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन बनाएंगे, पहले सबका पार्टीशन कीजिए, फिर हर एक पार्टीशन के कंडीशन में कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालिए और तब आप क्वेश्चन में देखिए कि कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पूरे के लिए या फिर किसी खास पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ज़्यादा आप देखेंगे कि पार्टीशन का ही पूछा गया होगा, उसमें बेज थ्योरम ही अप्लाई करेंगे और इसके बाद आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आराम से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इस थ्योरम को पहले अच्छे से समझ लीजिए, दोनों एग्जाम्पल्स को समझ लीजिए, 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपके ये पूरा हो गए और उसके कुछ गिवन एग्जाम्पल्स हैं बुक में, वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे तो इसमें रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन को देंगे और एग्जाम्पल्स के 2-3 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनको समझ लिया जाएगा। उसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरा होगा तो फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो से इस टॉपिक को समझिए और दोनों थ्योरम को और उससे क्वेश्चन को लेकर के फिर आप क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिए, सॉल्व कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के और एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।